प्रिय छात्रों से प्रेम नमस्ते। आपने पीछे कवि रामनरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम कवि रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता पथिक का सार पढ़ेंगे। पथिक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए या पथिक कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। पथिक कविता श्री रामनरेश त्रिपाठी जी का 5 सर्गों में विभक्त खंड काव्य। पथिक जो कविता है रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है और यह 5 सर्गों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 सर्गों में। इसकी रचना इन्होंने अपने रामेश्वरम यात्रा के आधार पर की है। रामेश्वरम जो है ये समुद्र का नाम है, यानी कि ये यात्रा पर गए थे तो उन्होंने रामेश्वरम समुद्र देखा और उसकी यात्रा पर इन्होंने पथिक नामक काव्य की रचना की आधार पर की थी। इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग रामेश्वरम के समुद्र तट पर रचा गया है, यानी कि 5 सर्ग बताए थे मैंने, तो ये प्रथम सर्ग है। पथिक कविता का प्रथम सर्ग रामेश्वरम के समुद्र तट पर, यानी कि ये रामेश्वरम जो है समुद्र तट का नाम है, तो उस पर रचा गया था। पाठ्यक्रम में संकलित 8 छंद इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिए गए। पाठ्यक्रम में संकलित 8 छंद, यानी कि 8 छंद लिए गए हैं, इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिए गए हैं। इनका सार इस प्रकार से है। यह कविता कवि ने अपनी प्रेसी, यह कविता कौन सी कविता? पथिक नामक कविता कवि ने अपनी प्रेसी को संबोधित करते, प्रेसी का मतलब है यहाँ पर अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखी है। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक रामेश्वरम के समुद्र तट की प्राकृतिक शोभा बड़ा निराली और मनोहारी है। निराली का मतलब यहाँ पर अनोखी और मनोहारी का मतलब है मन को लुभाने वाली। क्या बताया? प्रातः काल से लेकर, यानी कि सुबह से लेकर, जैसे सूर्योदय होता है उससे लेकर और रात्रि तक, जब रात्रि सूर्य छिपता है उस समय तक रामेश्वरम के समुद्र तट की प्राकृतिक शोभा बड़ी निराली और मनोहारी है। वर्षा की बूंदें प्रतिपल नया नया रंग बिरंगा वेश बनाकर सूर्य के सामने नृत्य करी है। यानी कि जैसे बूंदें होती हैं तो प्रतिपल का मतलब है हर क्षण, प्रतिपल का मतलब क्या है? हर क्षण, हर समय नया नया रंग बिरंगा वेश बनाकर, जिस प्रकार मनुष्य अपने मिनट मिनट में या समय समय पर मतलब अपना वेश बदलता रहता है, वेशभूषा चेंज करता रहता है, उसी प्रकार ये जो बूंदे हैं, वर्षा की बूंदे हैं, ये भी रंग बिरंगे वेश बनाकर सूर्य के सामने नृत्य कर रही है, नाच रही है। नीचे नीला गहरा सागर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ये बूंदे गिरी हैं उसके नीचे नीला गहरा सागर, यानी कि गहरा सागर है और उसके पानी का रंग नीला है, दिखाई दे रहा है। ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे नीला गहरा पानी दिखाई दे रहा है, ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच बादल रूपी नाव पर बैठकर, दोनों के बीच बादल जो हैं दोनों के बीच दिखाई दे रहे हैं, तो नौका के रूप में बैठकर कवि विचरण करना चाहता है। यानी कि बादलों के ऊपर, नौका के रूप में बादलों के ऊपर बैठकर कवि विचरण करना चाहता है, कवि अपनी यात्रा करना चाहता है। सागर गरज रहा है तथा मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा चल रही है। सागर में गर्जन उत्पन्न हो रही है, सागर में गर्जन उत्पन्न हो रही है तथा मल्य पर्वत से, यानी कि जो पर्वत है उसका नाम, पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा चल रही है। कवि सागर की लहरों पर बैठकर विशाल महिमा में सागर के घर के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहता है। प्रातः समुद्र के दूसरे छोर से सूर्य अर्धचंद्रकार रूप में निकलता हुआ लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के सुंदर कंगूरे की भांति दिखाई पड़ रहा है। प्रातः समुद्र के दूसरे छोर, यानी कि समुद्र जो है रामेश्वरम समुद्र जो है उसके दूसरे किनारे से सूर्य अर्धचंद्रकार का मतलब है आधा चांद, अर्धचंद्रकार के रूप में निकलता हुआ लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर, यानी कि लक्ष्मी जो है उसके सोने के मंदिर के सुंदर कंगूरी की भांति दिखाई पड़ रहा है। मानो पवित्र धरती पर लक्ष्मी माँ की सवारी लाने के लिए सागर ने सूर्य से मिलकर सोने रूपी सड़क का निर्माण कर दिया है। सागर निर्भय हो दृढ़ एवं गंभीर, सागर निर्भय है
दृढ़ एवं गंभीर भाव से गर्जन कर रहा है, होकर दृढ़ एवं गंभीर भाव से गर्जन कर रहा है। एक लहर पर दूसरी लहर का आना बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यानी कि समुद्र में जो लहरें उठती है वो एक लहर पर दूसरी लहर जैसी गिरती है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राणी यहाँ मिलने वाले सुख से बढ़कर कोई अन्य सुख कहीं अन्यतर नहीं पा सकता। यानी कि कोई प्राणी इस समुद्र के किनारे जैसे आकर बैठता है और जैसे वह सागर की हिलोरों को एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देता है तो उस यात्री को या उस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि इससे बढ़कर कोई सुख धरती पर नहीं है, बढ़कर कोई अन्य सुख कहीं अन्यतर नहीं पा सकता। अर्धरात्रि के समय जब गंभीर तथा गहन अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, आधी रात के समय गंभीर तथा गहन अंधकार सारे संसार को, यानी कि जब आधी रात होती है तो उस समय सुनसान छा जाता है और उस सुनसान में अंधकार सारे संसार को ढक लेता है। आकाश में तारे ही तारे दिखाई देते हैं। तब हंसते हुए मुख के साथ जगत का स्वामी मंद गति से आता है तथा समुद्र किनारे खड़ा हो आकाश गंगा के मधुर गीत गाने लगता है। इस दृश्य से खुश होकर आकाश में चंद्रमा हंसने लगता है। यानी कि इस प्रकार के दृश्य को देखकर आकाश में चंद्रमा जो है हंसने लगता है। वृक्ष भांति भांति के पत्तों एवं फूलों से अपने को सजाने लगते हैं। वृक्ष जो होते हैं तरह तरह के पत्तों एवं फूलों से अपने को सजाने लगते हैं। पक्षी हर्षित का मतलब है प्रसन्न होकर चहकने लगते हैं तथा फूल आनंद का मतलब खुशी से महक उठते हैं। वन उपवन पर्वत समतल भूमि बाग बगीचों में बादल वर्षा करने लगते हैं। वन उपवन पर्वत समतल भूमि तथा बाग बगीचों में बादल वर्षा करने लगते हैं। कवि भी स्वयं को भूलकर अपनी आंखों से खुशी के आंसू छिटकाने लगता है। यानी कवि जो है अपने आप को इस प्रकार के सौंदर्य को देखकर अपने आप को भूल जाता है और इस प्रकार की सुंदरता को देखकर उसकी आंखों से खुशी से आंसू गिरने लगते हैं। लहर किनारे घास वृक्ष पर्वत आकाश किरण बादल आदि के प्राकृतिक सौंदर्य से, यानी कि ये प्राकृतिक वस्तुओं के नाम है। जैसे लहर समुद्र में उठती है, किनारे जैसे समुद्र के किनारे हैं, घास उसके ऊपर उगी हुई, वृक्ष जो उसके आसपास या उसमें उगे वृक्ष, पर्वत जो होते हैं, आकाश किरण बादल आदि के प्राकृतिक सौंदर्य से उत्पन्न है मधुर कहानी विश्व को मोहित करने वाली है, सारे संसार को प्रसन्न करती है। कवि इस मधुर मनोहर कहानी का एक हिस्सा बनकर संसार की वाणी बनना चाहता है। उसे सागर किनारे की यह प्राकृतिक आनंद सुख शांति देने वाली प्रतीत होती है। वह इस आनंद की प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना प्रेम के राज्य से करता है। तो इस प्रकार ये कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक नामक कविता जो थी उसका सार या प्रतिपाद्य था। आपने अच्छी तरह समझा होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।